Hello students, in this video we are going to solve 26th February shift 1 paper of JEE Main 2021. Let's start with first question. First question में हमें दिया हुआ है कि अर्थ के अंदर एक कॉर्ड के अलोंग हमने एक टनल बना दिया और इसकी इस कॉर्ड की सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r/2 है और इसमें एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया। तो इस पार्टिकल के जो ऑसिलेशंस होंगे SHM होगा वो, और उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो ऑसिलेशंस होंगे, ये जो टनल है इसकी दीवार परफेक्टली फ्रिक्शनलेस है, तो इस पार्टिकल पर वैसे तो फोर्स जो होगा वो इस लाइन के लॉन्ग लगेगा अर्थ के सेंटर की तरफ, लेकिन उस फोर्स का जो कॉम्पोनेंट टनल के परपेंडिकुलर है वो टनल की वॉल से जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा उससे बैलेंस हो जाएगा, और जो दूसरा इस तरफ कॉम्पोनेंट आएगा फोर्स का उसकी वजह से मोशन होगा। तो इस मोशन का जो मीन पोजीशन है वो ये है, जो टनल का मिड पॉइंट है या कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है। ठीक है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लेना होता है हमें। जब भी SHM प्रूव करना होता है तो हमने एक्स डिस्टेंस ले ली, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ सपोज स्मॉल आर, अर्थ के सेंटर से इस पार्टिकल की डिस्टेंस, जो कि x और r/2 के टर्म्स पे लिख सकते हैं, बट मैंने स्मॉल आर मान लिया। और ये एंगल जो है ये थीटा मान लिया। इस फोर्स की वैल्यू मैंने F बोली जो सेंटर की तरफ लग रही है, पार्टिकल का मास m मान लिया। तो इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, अर्थ का मास अगर मैं कैपिटल M मानूं तो एक सॉलिड स्फीयर के अंदर अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड लिखनी है, तो आएगी वो Gm सेंटर से डिस्टेंस अपॉन कैपिटल R3, और इसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं उस पार्टिकल के, तो फोर्स हो गया। अब इसमें ये फोर्स का मुझे cos थीटा वाला कॉम्पोनेंट लेना है, F cos थीटा, तभी तो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। एंड दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का। तो मास तो कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। cos थीटा की वैल्यू हम जब रखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा x अपॉन r, और ये r कैंसिल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन आ जाएगा Gm/r³ इंटू एक्स विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इसलिए लगा दिया ये समझाने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जो है उसके ऑपोजिट ही एक्सेलरेशन है। तो ये SHM की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और ये आ गया अपने पास ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2π/ω, और इन अदर वर्ड्स 2π√r³ अपॉन Gm। अब यहाँ पे अपन ये यूज़ कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो Gm/r² होता है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ √2π√r/g, जो हमें ऑप्शन में दिख रहा है। दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रोटेशन पर बेस्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन है। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें 4 स्फीयर्स कंसिडर करने हैं जिनके सेंटर्स जो हैं वो एक स्क्वायर के वर्टिसेस पर है। इन स्फीयर्स का रेडियस a है, हर स्फीयर का, ये सारे यूनिफॉर्म स्फीयर्स हैं, इनका मास m है, और जिस स्क्वायर के वर्टिसेस पे ये रखे हैं उस स्क्वायर की साइड b है, और हमें फाइंड करना है स्क्वायर की एक साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब एक ऐसी एक्सिस जो इसके एक साइड के अलोंग हो और स्क्वायर के प्लेन में हो। तो ये एक्सिस हो गई, इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो इस स्फीयर के लिए लिख रहा हूँ अगर मैं, तो वो तो सीधा अपने पास स्फीयर के डायमीटर के अबाउट जो फॉर्मूला होता है 2/5 ma² सॉलिड स्फीयर के लिए, इस स्फीयर के लिए भी सेम ही होगा, इसलिए इसको इंटू 2 कर दिया, प्लस इस स्फीयर के लिए लिखना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली ये एक्सिस के अबाउट लिखा, प्लस ये डिस्टेंस का यूज करेंगे, तो 2/5 ma² प्लस mb², और इसको इंटू 2 कर दिया क्योंकि इस स्फीयर के लिए भी सेम कंडीशन होगी। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 4/5 ma², ये भी 4/5 ma², ऐड होके 8/5 ma², और ये वाला टर्म 2mb²। ये आ गया सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस इतना ही क्वेश्चन था, और ये आंसर दिया हुआ है हमें थर्ड ऑप्शन में। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करंट फ्लोइंग
एक ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू दे रखी है कि वायर में से इतना करंट फ्लो हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और हमें IRMS फाइंड करना है। I दिया हुआ है हमें I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी और IRMS निकालना है। तो RMS निकालने के लिए जो हमें बेसिक कैलकुलेशन करना होता है वैसे कर लेते हैं हम कि IRMS का स्क्वायर इज इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt फ्रॉम 0 to 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा। इसका अंडर रूट ले लो तो IRMS आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट कर दी मैंने। I स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहला टर्म मिलेगा हमें I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 to 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा प्लस I2 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 to 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा एंड प्लस इंटीग्रेशन I1 I2 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 to 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा। ये तीन टर्म्स आएंगे जिसमें अपन अगर इसमें I1 स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाएं और फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करें तो पहला वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू आएगी I1 स्क्वायर तो कांस्टेंट और इस इंटीग्रेशन का सोल्यूशन करेंगे अपन। तो ये एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस है कि इस फंक्शन का अगर आप एक टाइम पीरियड में एवरेज निकालोगे तो हाफ आता है। मैं वो वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सिमिलरली इसके लिए भी I2 स्क्वायर बाय 2 और ये जो फंक्शन है ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और उसका एवरेज निकालोगे तो 0, तो लास्ट टर्म 0। फाइनली अपने पास जो आंसर आ जाता है वो है IRMS, इसका अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, अगर उसको अलग से लिख लेते हैं 1 बाई रूट। सो दिस इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक असर्शन और एक रीजनिंग। असर्शन में लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जो है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से काफ़ी ज़्यादा होती है और रीजनिंग में लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन गन से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ विजिबल लाइट में जो फोटॉन्स होते हैं उनसे काफ़ी कम होती है, ये रीजन में लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। कारण रिजॉल्विंग पावर जो है माइक्रोस्कोप की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गन से एमिट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है h/mv वो बिल्कुल सही लिखा है कि वो विजिबल लाइट में जो फोटॉन्स होते हैं या विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है उससे काफ़ी कम होती है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होगा वो ज़्यादा होगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट भी हैं एंड रीजन जो दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो हमें चूज करना था फोर्थ ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक बॉडी की डेंसिटी रो है, उसका बल्क मॉड्यूलस k है और जब उस पर चारों तरफ से मतलब सभी सरफेस के हर पॉइंट पर हम लोग प्रेशर P अप्लाई करते हैं तो डेंसिटी में जो चेंज आएगा वो बताना है अपने को कितना आएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में इलास्टिसिटी जो चैप्टर का ऑल्टरनेट नाम है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में अपन पढ़ते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है कि प्रेशर यही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा V अपॉन V। अब सेपरेटली एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी है, इसको अगर मैं लॉग लेके डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो अपने पास मिलता है डिफरेंशिएट करने पर dV अपॉन V आएगा, जिसको अपन ऐसे लिख लेते हैं डेल्टा V अपॉन V। दिस इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम
मास नहीं चेंज होगा बॉडी का, टेम्परेचर चेंज या प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंज आता है, तो मास कांस्टेंट रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पर आ गया। तो आई कैन रिप्लेस डेल्टा वी बाई वी विद दिस माइनस डेल्टा रो बाय रो, तो प्रेशर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस डेल्टा रो बाय रो। हमसे ये पूछा था चेंज इन डेंसिटी, आ गया आंसर, चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू पी अपॉन बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्वेश्चन में के दे रखा था बीटा की बजाय, तो वो सिंबल के यूज कर लिया। ये हमारा फाइनल आंसर है जो सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैपेसिटेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, जिसमें C2 इज ग्रेटर देन C1 कंडीशन दे रखी है, और इन कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो कि ये होगा, इट इज 15/4 टाइम्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि C1 C2 अपॉन दिस। ये कंडीशन दे रखी है और उसमें अपने को C2 अपॉन C1 का रेशियो निकालना था। सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 इज इक्वल टू 15 C1 C2। यहाँ से आता है 4 C1 स्क्वायर 4 C2 स्क्वायर 8 C1 C2 माइनस 15, तो -7 C1 C2। इसमें डिवाइड कर देते हैं C1 C2 से, तो हमारे पास आ जाता है 4 टाइम्स C1 अपॉन C2 प्लस 4 टाइम्स C2 अपॉन C1 और यहाँ पर 7। अब अगर C2 अपॉन C1 को हम x मान लें, जो रेशियो हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, 4x प्लस 4 इंटू 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, ये x लिखा हुआ है, तो एलसीएम लेने पर अपने पास इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए d निकालें अगर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे अगर, तो 4 इंटू 4ac करा तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा, विच विल बी 64। ये नेगेटिव आ गया, मतलब इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, तो C2 अपॉन C1 का कोई रेशियो आएगा ही नहीं, और जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि देयर इज नो पॉसिबल वैल्यूज। उसमें तो कुछ वैल्यूज दे रखी हैं 1 2 3 4 ऑप्शन में, सो दिस क्वेश्चन शुड बी अ बोनस। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो स्प्रिंग्स हैं आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट K1 के, उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और ऐसा करने से इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट और टाइम पीरियड कितने फैक्टर से चेंज हो जाएगा वो बताना है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ बताया ही नहीं, बस डायरेक्टली टाइम पीरियड बोल दिया। सो वी आर अज्यूमिंग कि टाइम पीरियड का मतलब उसका है कि ये जो दो स्प्रिंग सीरीज में लगी हैं उनका और एक ब्लॉक लगा होगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड की बात कर रहा है। उसके लिए जिसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें मालूम है कि टाइम पीरियड इज 2π√m/k इक्विवेलेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स होता है जब, तो हम जानते हैं कि 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2, बट इस केस में दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो ये आ गया अपने पास 1/k1, तो k इक्विवेलेंट इज सिंपली k1/2। तो क्या हुआ, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितने फैक्टर से चेंज हो गया, 1/2। टाइम पीरियड में यहाँ पर हम अगर k इक्विवेलेंट रखेंगे तो k1/2 आएगा, तो ओरिजिनल टाइम पीरियड का कितना टाइम्स हो गया, √2 टाइम्स। तो k इक्विवेलेंट एंड टाइम पीरियड चेंज बाय दीज फैक्टर्स, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट स्मॉल हाइट का ऑब्जेक्ट बोला है, एंड यानी कि हमें कंसिडर करना है कि इसकी हाइट स्मॉल है, और हमारा जो स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूले वगैरह हैं वो सब वैलिड है। उसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर्स, उसकी इमेज की जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर्स मिलती है और सेम ओरिएंटेशन में मिलती है। ठीक है, मतलब इरेक्ट इमेज है, ना कि इन्वर्टेड इमेज है। और जो भी वो स्फेरिकल मिरर है उसके फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड दे रखा है 40 सेंटीमीटर्स,
साइन नहीं पता, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमें ऑप्शंस चूज करने, हमें क्या क्या पता करना है। इमेज ये जो बनी है जिसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है, ये रियल है या वर्चुअल, ठीक है। ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, और इमेज रियल है या वर्चुअल उससे ये भी पता चल जाएगा जो यहाँ पे लिखा है कि मिरर के जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसकी दूसरी तरफ इमेज बन रही है या सेम साइड बन रही है। वो तो रियल होगी तो मिरर के उसी साइड बन जाएगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, वर्चुअल इमेज होगी तो मिरर के ऑपोजिट साइड बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ओरली सॉल्व हो सकता है अगर आपको कुछ चीज़ें ध्यान हो तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट जिस ओरिएंटेशन में है, इमेज उसी ओरिएंटेशन में बन रही है, मतलब इरेक्ट इमेज बन रही है। ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट और इमेज में से एक रियल और एक वर्चुअल हो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो रियल है क्योंकि मिरर के सामने रखा हुआ है, तो पक्का इमेज क्या होगी, वर्चुअल। तो दो चीज़ें तो पता चल गई कि इमेज क्या है, वर्चुअल है, यानी कि मिरर के ऑपोजिट साइड है, ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसके ऑपोजिट साइड। अब आती है बात कि वो मिरर किस टाइप का है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो, और वो इमेज लेकिन मैग्नीफाइड बनती है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है और वो इमेज डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है साइज में। तो यहाँ पर एक्चुअली इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कम है, तो इसका मतलब है मिरर कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस हम ओरली चेक कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन से भी करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो कि प्लेन स्फेरिकल की -/u लिखते हैं, दिस इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ओरिएंटेशन में बन रहे हैं तो इनका साइन सेम होगा। तो 25/100, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस, यहाँ पे 1/4 आ गया तो u/4। ये बता रहा है मुझे कि u का जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन v का होगा, इसलिए ये कन्फर्म है कि ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी और मिरर की दूसरी तरफ होगी। दूसरा अपन मिरर फॉर्मूला लगा लें, तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू पुट कर दें तो -4/u + 1/u 1/f। यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, -3/u इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ आ रहा है -u/3। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखा होगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन माननी होगी हमें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस में, तो उसका जो u की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, है ना, क्योंकि ये ओरिजिन होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। अगर u नेगेटिव है तो फोकल लेंथ क्या आने वाला है, पॉजिटिव। u इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज फोकल लेंथ डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। और हमारे साइन कन्वेंशन जो हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कैलकुलेशन से भी वो सारे जो हमें जिन कंक्लूजन्स पे पहुंचना था हम उस पर पहुंच सकते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कंडक्शन टॉपिक इन हीट ट्रांसफर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो मटेरियल हैं जिनकी थर्मल रेजिस्टेंसेस दे रखी हैं R2 एंड R1, और जो लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट लेयर्स, उनके टेम्परेचर्स दे रखे हैं, और बीच में जो जंक्शन है दोनों मटेरियल्स का, वहाँ पर टेम्परेचर बताना है। तो जो डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख रहे हैं कि हम बीच वाला जो दोनों मटेरियल्स के बीच में जो बाउंड्री है ना, उस पर अपन लिखेंगे कि इनकमिंग हीट करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग हीट करंट। हीट करंट बोला मैंने, हीट करंट को क्या लिख सकते हैं अपन, इनकमिंग वाले को ऊपर वाली लेयर और इस लेयर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो जो डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग θ2, यहाँ θ2 है टेम्परेचर, यहाँ थीटा है, θ2 माइनस थीटा अपॉन रेजिस्टेंस इस लेयर का दे रखा है R2 थर्मल रेजिस्टेंस। दिस शुड बी इक्वल टू नीचे वाली लेयर में दे रखा है यहाँ पे θ1, तो थीटा माइनस θ1, क्योंकि मैंने हीट फ्लो इस तरफ माना है तो ये हायर टेम्परेचर होगा, ये लोअर, दिस अपॉन R1। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है θ2 R1 + θ1 R2 अपॉन R1 + R2, which is given in second option। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेस्ड ऑन
यूनिट्स इन डायमेंशंस। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्क डन का एक फॉर्मूला दे रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी। अब इसमें हमें अल्फा की डायमेंशन निकालनी है। तो हमें पता है कि भाई इसमें ये जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डायमेंशन ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। अब अल्फा की डायमेंशन निकालने के लिए बीटा की डायमेंशन पता होना जरूरी है। तो हमें ये भी पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई की जो पावर में लिखा होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी शुड बी 1। डायमेंशन ऑफ बीटा तो हमें पता करना है, एक्स के लिए लिख लिया हमने एल स्क्वायर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए लिख लिया हमने एम एल टू टी माइनस टू के माइनस 1, और टी वो तो के होता है, ये 1 आ गया। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। डायमेंशन ऑफ बीटा जो आया वो आया हमारे पास एम टी माइनस 2, उसको यहाँ यूज़ कर लिया। वर्क डन का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस 2। दिस शुड बी डायमेंशन ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस डायमेंशन ऑफ बीटा, सॉरी इनटू डायमेंशन ऑफ बीटा विच इज एम टी माइनस 2। ये कैंसिल हो जाता है, यानी कि डायमेंशन ऑफ अल्फा इज एल, जो कि हमें मिल रहा है एक ऑप्शन में जहाँ ये लिखा हुआ है m0 l t0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कोलिजन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक m मास की बॉडी u वेलोसिटी से चलती हुई एक दूसरी स्मॉल m मास की वेलोसिटी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पर है, उससे टकराती है। तो ये तो हो गया बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन में ये बॉडी और ये बॉडी इस तरह से चलते हैं सपोज। तो बोला है कि अगर ये कंडीशन लगाएं कि स्मॉल m इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल M, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल है वो है 2u, इसकी डबल। तो इसमें और कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये तो अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे हम, बट वैसे जो रीजनिंग में दिया हुआ है कि एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, बिल्कुल सही दिया है। और उसका यूज़ करके कैलकुलेट करें अगर हम इसकी वेलोसिटी और फिर उसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाएं हम ये कि कैपिटल M इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल m, तो इसकी वेलोसिटी 2u आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिखा v1, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर लगाएंगे हम लोग क्या आएगा, m इंटू यू प्लस 0 m इंटू v1 प्लस स्मॉल m इंटू v2 बोल देता हूँ उसको मैं, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। ये आ गया। और ये तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाने की वजह से सेकेंड इक्वेशन में यूज़ कर रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली। इसमें हमने लिखा तो v2 माइनस v1 अपॉन u माइनस 0, यहाँ से आ जाता है हमारे पास v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। v2 की वैल्यू v1 की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं v2 माइनस u, और वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आता है, कैपिटल M v2 माइनस u प्लस m v2, और हमारे पास जो v2 की वैल्यू आ जाती है वो आती है कैपिटल M 2 कैपिटल M इंटू यू अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब इसमें अगर कैपिटल M से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लें तो 2u m बाय कैपिटल M प्लस 1 ये आता है। अब हम चाहते हैं कि अगर v2 की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर मिनिमम हो, और वो मिनिमम कब होगा, जब ये कैपिटल M बहुत ज़्यादा होगा स्मॉल m से। उस केस में ये नेग्लेक्ट हो जाएगा एंड v2 विल कम आउट टू बी 2u। तो स्टेटमेंट 2, ये जो मैंने सेकंड इक्वेशन यूज़ करी इसकी जगह हम काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी कर सकते थे, ठीक है, बट कैलकुलेशन इससे ईजी पड़ता है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, और उससे जो रिजल्ट मिलता है फाइनली जो इस ब्लॉक की वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये पॉसिबल है इस केस में जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है।
दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट भी हैं और जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फिक्टिशियस फोर्स, मतलब एक इमेजिनरी फोर्स है, बस कौन सा फोर्स है रियल लाइफ में, वो ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है, बस वो फोर्स जो है उसको हमें ये मानना है कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। मैं मान लेता हूँ फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन आर क्यू। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग दैट पार्टिकल इन द सर्कल, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से आर से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ तो मैं बोल सकता हूँ वी जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया। क्वेश्चन में लिखा है कि वो सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, तो दिस स्पीड इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, तो जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा वो होगा 2πr अपॉन स्पीड। सिंस स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू r square, which is given in fourth option. That's it. This next question is from gravitation chapter. Kepler's law जो हम पढ़ते हैं about planets motion around the sun in an elliptical orbit, उससे related question है। जब elliptical orbit में ये उसकी ये मेजर एक्सिस हो गई, ये माइनर एक्सिस हो गई, मान लो एक इस एलिप्स के फोकस पर सन लोकेटेड है और प्लैनेट इसके अराउंड घूम रहा है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब प्लैनेट का मोशन होता है तो अपने को इसमें पांच स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं अपने को ढूंढने हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्लैनेट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन से चलता है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती इस केस में, हमें पता है वेलोसिटी तो वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होनी है। स्पीड भी लिखा होता है तो भी सर्कुलर ऑर्बिट में स्पीड कांस्टेंट होती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है कि planet has least velocity when it is nearest to the sun. जब वो सन से नियरेस्ट है तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगता है, और हम ये बोल सकते हैं कि जब वो नियरेस्ट होता है तब तो मैक्सिमम स्पीड होती है ना कि मिनिमम प्लैनेट की। अगर मैं यहाँ पर v1 बोल दूँ और ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है और प्लैनेट जब यहाँ से गुजरता है तो उसकी स्पीड सपोज v2 है, तो हमें मालूम है प्लैनेट पर फोर्स इस ऑर्बिट में मोशन करने के दौरान हमेशा ऐसे लगेगा कि इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, प्लैनेट यहाँ से कहीं पर भी हो। तो सन के अबाउट अगर देखें तो प्लैनेट पर टॉर्क 0 है इस पॉइंट के अबाउट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है अबाउट सन। और अगर एंगुलर मोमेंटम लिखें अबाउट दिस पॉइंट तो यहाँ से क्या आ रहा है mv1r1, सभी पॉइंट्स पे लिख सकते हैं, मैंने तो 2 कंसिडर किए, इज इक्वल टू mv2r2। जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ स्पीड कम होगी, जहाँ डिस्टेंस कम होगी वहाँ तो स्पीड ज़्यादा होगी, इनफैक्ट तो गलत लिखा हुआ है। फिर सी डी और ई ऑप्शंस, सी डी और ई जो स्टेटमेंट्स हैं वो सभी बेस्ड हैं एरियल वेलोसिटी पर। तो केपलर्स लॉ में से एक लॉ तो यही है कि प्लैनेट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स इन सच अ वे दैट इट्स एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब है यहाँ पे एरियल वेलोसिटी से? रेट एट विच एरिया इज स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर ऑफ प्लैनेट, कि प्लैनेट को सन से कनेक्ट करने वाला जो रेडियस वेक्टर है उसके द्वारा जो एरिया स्वेप्ट है पर सेकेंड, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। दिस वी हैव लर्नड इन केपलर्स लॉ। सो द ई स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट क्योंकि उसमें लिखा है ओनली ई इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, YDSE पर बेस्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्लिट्स के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है जिसको मैं ऑलरेडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 mm। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में जो सेपरेशन है वो 1 मीटर, और जो वेवलेंथ यूज हो रही है लाइट की दैट इज 500 नैनोमीटर्स। क्वेश्चन में पूछा है फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, 500 इंटू 10 टू द पावर -9, कैपिटल D की वैल्यू 1 और स्मॉल d की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आ जाता है हमारे पास। ये आ गया 250 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर में। इसको लिख सकते हैं अपन 0.25 mm, which is given in third option. Next question
इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं उस पर बेस्ड है। उस क्वेश्चन को फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है कि रॉड दे दी जिसपे चार्ज टोटल क्यू है जो कि उसकी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ ऑफ एल, तो इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर हम लोग लिख लें तो क्यू बाई एल हो गया। इस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर √3L/2 डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इन जनरल अगर बात करें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक तो इस रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक इस रॉड के पैरेलल। बट ये कंपोनेंट जीरो रहेगा बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो सिमेट्री से इधर वाले कंपोनेंट्स, इधर ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला k लैम्डा बाय r। r होता है ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस रॉड, वो ये हो गया √3L/2 एंड sin θ1 plus sin θ2 where θ1 and θ2 are these two angles। सिंस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो θ1 θ2 दोनों सेम होंगे, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 sin θ। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 लैम्डा √3L, k को लिख लिया हमने 4πε0 इंटू 2 और साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया L/2 और हाइपोटेन्यूज के लिए लिखा हमने √L²/4 + 3L²/4। यहाँ से 2 and 2 and ये 4 कैंसिल हो गया, ये आ जाता है हमारे पास L² आ जाएगा ये, और अंडर से बाहर आके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, लैम्डा को लिख लिया हमने Q/L, तो Q अपॉन √3 और ये वाला 2 √3πε0, एक L पहले से था और Q/L रखने की वजह से एक L एक्स्ट्रा आ गया, तो 2√3πε0 L² जो हमें सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स चैप्टर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से एलईडी कंस्ट्रक्ट करी जाती है और उस एलईडी का जो एनर्जी गैप है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। तो इसके लिए और हमें फाइंड क्या करना है, उससे जो एमिट होने वाली लाइट है उसका वेवलेंथ और कलर। हमने लिखा सीधा इसको hc/λ। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन भाई, इस ये एनर्जी गैप है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइट एमिट होगी उसकी एनर्जी ये होनी चाहिए hc/λ। इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। इसके लिए क्वेश्चन में h और c की वैल्यूज दे रखी SI यूनिट्स में। अगर हम h और c की वो वैल्यूज रखते हैं तो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर मुझे 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा लेंदी हो गया। इसकी बजाय अगर HC की वैल्यू आपको याद हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर्स में, तो आप वो यूज़ कर लो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इससे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है और लैम्डा की वैल्यू बहुत ही ईजिली आ जाती है, बिकॉज ऑप्शंस जो हैं उनमें वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, 654 एक ऑप्शन में तो एक 1000 के आसपास है, दैट इज़ वाई अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन भी काम करेगा। और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 654 नैनोमीटर्स। लैम्डा तो निकल गया, लेकिन इस सेम वेवलेंथ के दो ऑप्शंस दिए हुए थे कि रेड कलर होगा या ऑरेंज कलर। तो ये पार्ट जो है ये मेमोरी बेस्ड है कि ये जो वेवलेंथ है ये रेड कलर वाली रेंज में आती है। तो कलर विल बी रेड एंड द वेवलेंथ विल बी 654 नैनोमीटर्स। ओके, अनदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, और जो सर्किट दिया हुआ है हमें उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। जो सर्किट दिया हुआ है वो बना लेते हैं हम। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। इसको इमेजिन करते हैं हम, सपोज कि ये वाला जो जंक्शन है इसको पकड़ के हमने इस तरह से ओपन कर दिया, तो ये जो सर्किट है ये इस तरह से बन जाएगा। A
ये अगर इधर आ जाएगा तो ये दो जो रेजिस्टर्स है वो यहाँ आ जाएंगे, उनके बीच में ये कनेक्टेड होगा ये पॉइंट, ठीक है, एंड दिस विल बी बी। अगर मैं इस पॉइंट को सपोज सी मार्क कर दूं और इसको डी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सी से बी पर कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस है, डी से बी पर कनेक्टेड भी, ये बी पॉइंट जो है उस पर भी एक कनेक्टेड है रेजिस्टर। सभी रेजिस्टेंसेस के वैल्यू जो है वो सेम थी। ये तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया जिसमें बीच वाला ये रेजिस्टर हटा सकते हैं। उसके बाद जो आर इक्विवेलेंट आएगा, ये सीरीज में होंगे तो इनका 2R, ये सीरीज में होंगे तो 2R, एंड 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, क्योंकि ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो पूरे सर्किट में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सिंपली R आ जाती है, जो कि क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सरफेस टेंशन टॉपिक से ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स हैं, स्मॉल आर रेडियस की, हर एक स्फेरिकल ड्रॉप आइडेंटिकल है साइज में। मान लेते हैं n है, n नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स हैं, ये कंबाइन होके एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं रेडियस r। इस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी, जो एक्सेस हीट एनर्जी रिलीज होगी, वो हीट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपने को बताना है कि राइज इन हीट एनर्जी, कि मान लो वो हीट एनर्जी जो रिलीज हुई वो इसी ने एब्जॉर्ब कर ली, तो इसकी हीट एनर्जी में राइज पर यूनिट वॉल्यूम का हमें आंसर देना है। क्यों हीट एनर्जी रिलीज होगी? बिकॉज जब आप ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स खूब सारों को कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं हम, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, दैट मीन्स सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी। तो वो जो सरफेस एनर्जी कम हो रही है, जितने अमाउंट से कम हो रही है, उतने अमाउंट की हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो हमने बोला कि वो हीट एनर्जी जो होगी दैट विल बी जो भी सरफेस एनर्जी में चेंज हुआ है, जितनी कमी आई है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लिखा इनिशियली जो सरफेस एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, फाइनली कम है, वो डिफरेंस हीट एनर्जी में रिलीज हुआ, और वो सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, एक ड्रॉप का एरिया 4πr², लेकिन ऐसी n ड्रॉप्स हैं, और फाइनली अगर देखें तो सरफेस टेंशन इनटू 4πR²। सेपरेटली एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो 4/3 πr³ इंटू n शुड बी इक्वल टू 4/3 πR³। तो यहाँ से अपने पास आ जाता है कि R इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू n टू द पावर 1/3, ये कैंसिल होगा, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है। इसकी वैल्यू हमें पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, तो इसको हमें डिवाइड करना है 4/3 πr³ इंटू n से। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो हम निकाल रहे हैं दिस इज इन जूल्स, ठीक है। क्वेश्चन में मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, 4π कॉमन आकर कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला गया, सरफेस टेंशन कॉमन आ गया, और आता है हमारे पास 1/r। जब ये टर्म इससे डिवाइड होता है तो n कैंसिल हो जाएगा, और जब ये टर्म यहाँ आएगा तो हमारे पास आ जाएगा R² अपॉन R³ इंटू n। अब इसमें हम अगर Q/V हीट पर यूनिट वॉल्यूम इन कैलोरीज निकालें, तो हमको इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से डिवाइड करना है, और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं R की जो वैल्यू थी, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू हम लोग अगर यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं R² की जगह स्मॉल r² इंटू n टू द पावर 2/3। इससे क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 3T/J 1/r माइनस 1/r n टू द पावर 1/3। n टू द पावर 2/3 ऊपर होगा, नीचे n था तो ये बचा, और एक्चुअली r इंटू n टू द पावर 1/3 R है, इसकी जगह हम R रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में जो अपने को मिल रहा है उसको इस फॉर्म में मिल रहा है। फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं 3T/J 1/r माइनस 1/R।
which is given in third option. So this is the heat energy per unit volume in calories. Mechanical equivalent of heat के terms में दिया था ना, that is why. Okay. This next question is from atomic structure chapter. Question में दिया हुआ है कि third member of Lyman series की जो wavelength है वो lambda 1 है and first member of the Paschen series उसकी जो wavelength है वो lambda 2 है. उन दोनों का रेशियो निकालना है. तो आपको बस लाइमन और पास्टियन सीरीज में थर्ड मेंबर से उसका क्या मतलब है ये पता होना चाहिए. और बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 1/λ1 लाइमन सीरीज के थर्ड मेंबर की वेवलेंथ के लिए लिख रहे हैं आर जेड स्क्वायर 1/1² माइनस 1 लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन जो होगी वो 2 से 1 ट्रांजिशन होता है, सेकेंड लाइन 3 से 1 और थर्ड लाइन जो होगी वो 4 से 1 ट्रांजिशन होगा. ये आ गया. और 1/λ2 हाइड्रोजन आइटम के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी. दिस विल बी आर जेड स्क्वायर. पास्टियन सीरीज में फर्स्ट लाइन तो 1/3² माइनस 1/4². लैम्डा 1/λ2 निकालना है. इक्वेशन 2 है ये, इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दिया तो लैम्डा 1/λ2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. यहाँ से आ रहा है हमारे पास 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 इंटू 9 144 और फिर इससे डिवाइड किया तो 1 माइनस 1/16 विच इज़ 15/16 तो 15/16 16 से 9 टाइम्स चला गया. ये आ गया 7/135 विच इज़ गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रेविटेशन. क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग एंड अ यूनिफॉर्म स्फीयर. रेडियस दोनों के बराबर है, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस √8 r है और इनके सेंटर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर रिंग का प्लेन है. क्वेश्चन में बताना है इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा. उसके लिए हम काम करते हैं, रिंग के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिख लेते हैं. कहाँ पर? स्फीयर के सेंटर पर. और फिर स्फीयर के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो उसके लिए हमने यहाँ पर रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड लिखी तो वो आएगी इसको अगर मैं x बोल दूँ तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी Gm x अपॉन x² प्लस r² टू द पावर 3/2. और इस ग्रेविटेशनल फील्ड को इसके मास से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसी को हमें फाइंड करके ऑप्शंस चूज करने. यहाँ से आता है G कैपिटल M स्मॉल m. x की वैल्यू पुट कर दी √8r. यहाँ पर √8r का स्क्वायर किया तो 8r² प्लस r² 9r² आ जाएगा. उसका अंडर रूट लेंगे तो 3r, लेकिन उसका क्यूब करेंगे तो 27r3. यहाँ से स्क्वायर बचेगा जब ये एक r कैंसिल हो गया और आता है हमारे पास √8/27 Gmm/r², which is given in third option. That's the correct answer. अब हम इंटीजर वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं. इंटीजर वाले सेक्शन में पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू निकालनी है और स्ट्रिंग पे जो वेव जनरेटेड है ट्रांसवर्स वेव, उसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू -0.21 साइन x प्लस 30t. मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है 0.135 ग्राम पर सेंटीमीटर. यहाँ पर x मीटर्स में और t सेकेंड्स में, इसको भी ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग. ये आ जाएगा अपने पास 135 × 10⁻⁻4 kg पर मीटर. तो ये जो इक्वेशन दे रखी है स्ट्रिंग वेव की, इस इक्वेशन से अपन देख कर ये लिख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, दैट इज इक्वल टू, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे अपन, स्पीड बात कर रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स. वो कितना आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे तो 30. और इसका जो फॉर्मूला है टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में, वो है √T/μ. म्यू दिया हुआ है तो टेंशन की वैल्यू जो है इसका स्क्वायर कर दिया तो 900 × 135 × 10⁻⁻4. तो ये जो है ये तो अपना 100 जो है इससे मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁻2 बन जाएगा और 9 और 135 को मल्टीप्लाई करना है हमें. तो हमारे पास क्या आता है
और जो हमसे फाइनल आंसर पूछा गया था वो इस टर्म्स में पूछा गया था कि टेंशन इज x इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन्स। दैट मीन्स x की वैल्यू जो है इट कम्स आउट टू बी 1215। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के लिए मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू दे रखी है 16 एंड 8। तो हमें मालूम है कि अगर कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मैं AC मानूं और जो सिग्नल है अपना मॉड्यूलेशन सिग्नल, मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है वो उसका एम्पलीट्यूड अपन AM माने, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा जो 16 दिया हुआ है, और जो मिनिमम होगा वो ये होगा AC माइनस AM जो क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो 2 टाइम्स AC इज इक्वल टू 24। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड आ जाता है 12, सिंपल बहुत ही, और जो हमारा मॉड्यूलेशन सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड आ जाता है यहाँ 12 रख दिया तो 4। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है फाइनली, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है, एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिफाइंड एज AM अपॉन AC विच इज 4/12, दैट इज 1/3। और अगर अपन इसको डेसिमल के टर्म्स में लिखें तो 0.3333। इसको हमें एक्सप्रेस करना था इस तरह से कि x इंटू 10⁻⁻2, तो वी गेट 33.33 इंटू 10⁻⁻2। अगर नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देंगे तो हम आंसर देंगे x की वैल्यू 33। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बल्ब है 1000 वाट पावर का, जिसकी एफिशिएंसी 1000 वाट का मतलब तो ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो खर्च करेगा वो किस रेट से खर्च करेगा, वो तो 1000 वाट्स का मतलब हो गया 1000 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी यूज करेगा, बट उसका सिर्फ 1.25% रेडिएशन में कन्वर्ट करके एमिट करेगा। ठीक है, जितनी एनर्जी वो यूज कर रहा है उसका ओनली 1.25% रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1.25% दे रखी है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस बल्ब से 2 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना है। तो हमने इस तरह से समझा इसको कि ये रहा सोर्स, सपोज ये 1000 वाट्स पावर जो यूज कर रहा है उसका 1.25% रेडिएशन के फॉर्म में एमिट किया, और वो जो उसने रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करी है वो 2 मीटर डिस्टेंस पर देखें तो वो 2 मीटर डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट है A, इस पॉइंट पर वो पूरी एनर्जी थोड़ी पहुंचेगी। 2 मीटर डिस्टेंस पर देखें तो वो एनर्जी जो इसने एमिट करी थी रेडिएशन के फॉर्म में, वो एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस 2 मीटर है उस सरफेस पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है, यूनिफॉर्मली। तो यहाँ A पॉइंट पर रिसीव्ड इंटेंसिटी अगर लिखें अपन, इंटेंसिटी रिसीव्ड at A in the form of radiation, that will be 1000 का 1.25%। ये तो वही टोटल एनर्जी जो एमिट हो रही है पर सेकेंड रेडिएशन के फॉर्म में, और ये एनर्जी कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वो एरिया लिख लिया अपन ने 4πr²। ये हो गई इंटेंसिटी। अब ये जो इंटेंसिटी यहाँ रिसीव हो रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। कहने का मतलब अगर हमें सिर्फ इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन लिखना हो कि ये जो इंटेंसिटी यहाँ रिसीव हुई है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है, कितनी इंटेंसिटी रिसीव हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी है उसकी वजह से कितनी इंटेंसिटी हो रही है, तो वो सीधा इसका हाफ होगा। तो हमने लिखा हाफ ऑफ 1000 इंटू 1.25 अपॉन 4πr² इंटू 100। अब ये जो है हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट दिस, अगर एवरेज एनर्जी डेंसिटी अपन लिखें, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E/RMS² इंटू C। एनर्जी डेंसिटी को अगर अपन स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हम फिर इंटेंसिटी लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंट्रीब्यूशन था दैट पोर्शन हमें आ गया, मिल गया। अब E/RMS क्या होगा, E/RMS हम जानते हैं
कि साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं उनके लिए E0/√2 होता है, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पे रख दे तो E0²/2 आ जाएगा, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आएगा एक्सप्रेशन, 1/2 × 1000 × 1.25 अपॉन 4π2² × 100 हाफ एप्सिलॉन नॉट E0²/2। बेसिकली ये 2 कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो इंटेंसिटी है इसको सीधा आप हाफ एप्सिलॉन नॉट E0² × C लिख सकते हो, क्योंकि हाफ का फैक्टर जो मैंने ये बात समझाई आपको कि इसमें आधा कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है और आधा मैग्नेटिक फील्ड का है, जिस उसकी वजह से जो हाफ का फैक्टर आया वो इवेंचुअली कैंसिल आउट हो गया जब मैंने RMS से एम्पलीट्यूड में चेंज किया फॉर्मूले को। तो नेक्स्ट टाइम से आप इसको सीधा लिख सकते हो कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E0² × C, एनर्जी डेंसिटी इंटू C, और एनर्जी डेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड रख दो, ठीक है। पूरी इंटेंसिटी को आधा करने की जरूरत नहीं है, हाफ का फैक्टर इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाएगा। बस यहाँ से हमने लिखा और यहाँ पर C की वैल्यू अपने को रखनी थी, तो 3 × 10⁸। यहाँ से ये जो 4π है उसको इस एप्सिलॉन नॉट को अपन इधर ले आए तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट बनेगा, जिसकी वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं 9 × 10⁹, जो अपन K लिखते थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, K Q1 Q2/r², वो K क्या होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी जगह मैंने ये वैल्यू लिख ली, तो सिंपल हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। अब हमें E0² निकालना है। देखें यहाँ से कैलकुलेशन करें अगर हम लोग तो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3 जो है वो इधर आ जाएगा अपने पास, ठीक है, 6, और यहाँ पर अगर देखें अपन तो दिस कैंसिल आउट, 2 0 अपन ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर लिए। यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा अगर मैं, ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे मुझे लिखना होगा 100, जिसमें से 1 0 तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब ध्यान से देखो तो 3 × 10⁸ जो है वो इधर आएगा अगर, तो 10⁸ और ये 10 मिलके 10⁹ बन जाएंगे, और ये कैंसिल, और यहाँ पर 3 से इसको 3 टाइम्स लिख लिया मैंने। तो हमारे पास फाइनली क्या आया, हमारे पास आ रहा है E0² = 125 × 3 आया, तो 375 अपॉन में 2, ये आ जाता है हमारे पास 187.5 और इसका अंडर रूट लेना है। तो ये जो E0 की वैल्यू हमें जिस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया था, हमें जो E0 की वैल्यू मिलती है वो आ जाती है 136.9 × 10⁻⁻1। इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया था x × 10⁻⁻1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था SI यूनिट्स में। तो जो हमें x की वैल्यू देनी थी नियरेस्ट इंटीजर में, दैट वैल्यू इज 137। तो इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर रखा है मैंने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बैटरी है जिसके टर्मिनल्स के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रहता है 15 वोल्ट्स। उस बैटरी से 20 कूलम चार्ज सप्लाई होता है, ठीक है, फ्लो होता है। तो वो बैटरी का वर्क डन पूछा है, विच इज सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट बैटरी इनटू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज दे रखा है 20 कूलम्स और वोल्ट दे रखा है 15 वोल्ट्स। कूलम और वोल्ट्स दोनों ही ऐसा यूनिट्स हैं, तो अपने पास आ गया 300 जूल्स वर्क डन, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर इज 300। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो KTG चैप्टर से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कंटेनर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है विद द हेल्प ऑफ अ पार्टीशन। एक तरफ का वॉल्यूम है 4.5 लीटर्स, दूसरी तरफ का वॉल्यूम है 5.5 लीटर्स। पहली वाली तरफ जहाँ पर वॉल्यूम 4.5 लीटर्स है उसमें 3 मोल्स ऑफ गैस भरी हुई है एट 2 atm प्रेशर। अपन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं जिससे कि पूरा डेटा अपने पास एक साथ यहाँ पर लिखा हुआ रहे। ये पार्टीशन हो गया, इसका वॉल्यूम है 4.5 लीटर्स, इस पोर्शन का वॉल्यूम 5.5 लीटर्स। इसमें 3 मोल्स ऑफ गैस है और इसमें 4 मोल्स। इसमें 2 atm प्रेशर है और इसमें 3 atm। बोला है कि जब पार्टीशन ये हटा देते हैं तो इसमें फाइनल प्रेशर कितना होगा कंटेनर में।
तो हमने लिखा कि जो दोनों कंटेनर्स में इस कंटेनर के जो दो पार्टीशंस हैं, इसमें जो गैस भरी हुई है, पार्टीशन हटाने के बावजूद इस गैस की जो टोटल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो तो कंजर्व ही रहेगी। तो हमने लिखा कि इस पोर्शन की इंटरनल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, F/2 N1 R T1। इस पोर्शन के लिए F/2 N2 R T2। और जब आपने पार्टीशन हटा दिया तो F/2 N1 + N2 R × T फाइनल टेम्परेचर। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेम ही होगा क्योंकि सेम ही गैस, बस अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग अमाउंट में भरी हुई थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेम ही होगा, कितना होगा हमें ये नहीं पता, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर मोनोटॉमिक गैस है या डायटोमिक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये कैंसिल ही हो गया। ये जो nRT है इसकी जगह हम लिख लेते हैं P1V1, इस सेकेंड टर्म की जगह P2V2, और यहाँ पर प्रेशर फाइनल, और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा V1 + V2। ये फाइनल प्रेशर पूछा है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एक तरफ प्रेशर था अपने पास 2 ATM, ATM में ही रख लेते हैं, तो फाइनल प्रेशर भी ATM में आ जाएगा। हमसे जो आंसर पूछा है वो भी ATM में ही पूछा है, तो 2 ATM वॉल्यूम हो गया 4.5, इस तरफ 3 ATM वॉल्यूम हो गया 5.5, और V1 + V2 किया तो टोटल कितना हो गया 10, तो 10 लीटर से डिवाइड कर दिया, ये आ गया प्रेशर। ये कितना आता है अपने पास 16.5, और यहाँ से आता है अपने पास 9, तो ये आ गया 25.5 × 10⁻⁻1। जो हमें फाइनल आंसर जिस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया था वो भी यही है, दिस ⁻⁻1 ATM। तो x की जो वैल्यू है वो जब हम नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देंगे तो वी विल हैव टू राउंड ऑफ दिस वैल्यू टू इंटीजर वैल्यू। तो क्या करना है अपन, ये इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 है, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्योंकि ऑड है उसको इंक्रीज करना होगा बाय 1, तो अपना आंसर जो होगा वो 26 होगा। ओके, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्रिक्शन चैप्टर। क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी सिचुएशन दे रखी है कि एक √3 kg मास का ब्लॉक पर इस तरह से फोर्स लगाया जा रहा है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 1/3 √3 है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फोर्स सच दैट दिस ब्लॉक डज नॉट मूव। मतलब बेसिकली हमें ये यहाँ पर F की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि जितनी हम लगा सकते हैं विदाउट मूविंग दिस ब्लॉक। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर हमने ये मैक्सिमम फोर्स लगा दिया ये ब्लॉक को मूव कराए बिना, उस केस में इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो वी जस्ट नीड टू डू दिस कि हम इसका FBD बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया √3 × G की वैल्यू 10 ले ली। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, दिस साइड हमने बोला कि F max लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन विच विल बी इक्वल टू म्यू × नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इस फोर्स के कंपोनेंट्स आएंगे। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा F/2 F cos 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में F sin 60 डिग्री। अब फोर्सेस को बैलेंस करना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने बैलेंस किया तो नॉर्मल इज इक्वल टू √3 × 10 प्लस F √3/2। देन F/2 बेसिकली चलाना नहीं है तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू F max, बट लिमिटिंग केस है कि हमने मैक्सिमम लगा दिया, स्लिप नहीं, ब्लॉक स्लिप नहीं होता और हमने उस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लगा दिया। इसका मतलब है कि ब्लॉक जस्ट स्लिप होने ही वाला है। तो इनको इक्वल कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है F/2 1/3 √3 म्यू की वैल्यू, और नॉर्मल की वैल्यू ये लिखी हुई है वो रख देते हैं √3 × 10 प्लस F √3/2। ठीक है, ये सेपरेट कैलकुलेशन है। यहाँ से √3 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या आता है देखो, यहाँ से आ जाता है अपने पास 10/3। अगला टर्म आ जाता है हमारे पास F/6। F/2 में से F/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, तो हमारे पास आ जाएगा F/3, F/2 माइनस F/6 विच विल बी 2F/6, दैट मीन्स F/3। यहाँ से जो F की वैल्यू आती है हमारे पास वो आ जाती है 10 न्यूटन्स। क्वेश्चन बोला है कि दिस फोर्स, इफ दिस फोर्स इज गिवन बाय 3x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। अगर ये फोर्स 3x के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3.33। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देंगे तो हम आंसर देंगे
3. ओके, इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक LCR सर्किट में क्वालिटी फैक्टर जो है वो दिया हुआ है 100. अब क्वेश्चन में बोला कि जो इंडक्टेंस है उसको डबल कर दिया, ठीक है, और रेजिस्टेंस को इट इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2. इंडक्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, तो मतलब डबल हो गया और रेजिस्टेंस हाफ हो गया. तो नया क्वालिटी फैक्टर क्या होगा उस सर्किट का? क्वालिटी फैक्टर का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए. क्वालिटी फैक्टर को सिंपली इस तरह से याद किया जा सकता है कि एट रेजोनेंस जो भी इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है दैट अपॉन रेजिस्टेंस, और इसका मतलब है ओमेगा L अपॉन R. अगर न्यू क्वालिटी फैक्टर की बात करें और उसमें L जो है वो डबल है और रेजिस्टेंस जो है वो हाफ है, दैट मीन्स दिस न्यू क्वालिटी फैक्टर इज 4 टाइम्स द प्रीवियस क्वालिटी फैक्टर, यानी कि कितना? 400. दिस इज द आंसर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 2 kg ब्लॉक को एक बॉय पुश करता है विद अ फोर्स गिवन बाय F वेक्टर इज इक्वल टू 20 I कैप प्लस 10 J कैप. मास दे रखा है उस ब्लॉक का 2 kg, तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास 10 I कैप प्लस 5 J कैप. दिस इज एक्सेलरेशन का x कॉम्पोनेंट, दिस इज एक्सेलरेशन का y कॉम्पोनेंट. क्वेश्चन में पूछा है कि ये ब्लॉक 10 सेकेंड्स में x डायरेक्शन में x एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगा. तो इफ वी नीड डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस देन वी ओनली नीड एक्सेलरेशन का x कॉम्पोनेंट व्हिच कैन बी रिटन एज हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे हमने लिखा हाफ एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 10 और टाइम 10 सेकेंड्स का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 500 मीटर्स. सो द इंटीजर आंसर इज 500. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a person is standing on a spring balance inside a lift, ठीक है, और वो लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और वो पर्सन एक स्प्रिंग बैलेंस पर खड़ा हुआ है. तो ये स्प्रिंग बैलेंस उसकी वेट की क्या रीडिंग देगा न्यूटन्स में हमें बताना है, और इस आदमी का एक्चुअल मास दे रखा है 60 kg. तो हमने इस आदमी का FVD बनाया, तो 60 के हिसाब से 60 × 10, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन. एंड हमें मालूम है कि ये जो वेइंग मशीन है ये उसके यहाँ से इस सरफेस पर जो मैन की वजह से, जो पर्सन की वजह से जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो मेजर करेगी, और जो मैन इस वेइंग मशीन पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा वही ये वेइंग मशीन पलट के नॉर्मल फोर्स मैन पर लगाएगी. तो हमें ये फोर्स नापना है, यही फोर्स रीडिंग के रूप में अपने को मिलेगा इस वेइंग मशीन से. तो हमने लिखा क्योंकि ये पर्सन भी लिफ्ट के साथ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 1.8 से नीचे जा रहा है, तो 600 माइनस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू 60 इंटू 1.8. यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो आ जाती है वो है 492 न्यूटन्स. ठीक है, दिस इज यूनिट में न्यूटन लिखा है, ये नॉर्मल फोर्स है. तो हमें जो इंटीजर में आंसर देना था दैट वाज 492. इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सर्किट दिया हुआ है, और सर्किट में बता रखा है क्वेश्चन में ये जो 2 डायोड्स लगे हुए हैं, दोनों डायोड्स आइडेंटिकल हैं. अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होते हैं ये डायोड्स, तो इनका जो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस में दैट इज 50 ओम्स, और अगर रिवर्स बायस में आ जाता है इनमें से कोई भी डायोड तो उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमें लेना है. तो यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस बैटरी की पोलैरिटी के हिसाब से ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है और ये फॉरवर्ड बायस में. दैट मीन्स इस ब्रांच का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो होगा. मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूं, ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये 120 ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया. इसका फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बता ही दिया था 50 ओम्स, और ये 130 ओम्स. ये 3 सीरीज में हो गया रेजिस्टेंस 180 प्लस 120 300. तो जो करंट फ्लो होगा इस 120 ओम्स के रेजिस्टर में से, दैट करंट कैन बी रिटन एज 6 अपॉन 300 ओम्स, 6 वोल्ट अपॉन 300 ओम्स एम्पियर्स में, 1 अपॉन 50 एम्पियर्स, और इन अदर वर्ड्स 20 मिली एम्पियर्स. हमसे आंसर मिली एम्पियर्स में पूछा गया था, दैट इज वाई द फाइनल इंटीजर आंसर जो हमें देना था दैट इज 20. So that's it. This is the final question, last question of this paper. Hope this helps in your JEE Main preparation. See you next time.